हम बात कर रहे हैं, हुँ, जैसा कि सभी पैनलिस्ट ने बताया कि अभी ज़्यादा डेटा नहीं है, फिर भी हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। सतर्क रहने की ज़रूरत है। राजीव रंजन, अब अगर आप तक आवाज़ पहुँच पा रही हो सर, आप कैसे देख रहे हैं? ये कितना बड़ा खतरा अभी लग रहा है शुरुआती तौर पर, डेल्टा प्लस? देखिए, डेल्टा प्लस का जो पॉइंट ऑफ कंसर्न गवर्नमेंट ने किया है, एक अच्छा कदम है। ये हुँ, एक सावधानी है। अगर पॉइंट ऑफ कंसर्न की बात करें तो जैसे हम सेकेंड वेव में अचानक पकड़े गए थे और हमारी तैयारी नहीं थी। जी। मैं सराहना करना चाहता हूँ सरकार की कि उन्होंने पहले से ही इसको पॉइंट ऑफ कंसर्न डाला और आज हम इस पे डिबेट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो मैं डेल्टा प्लस के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी केस ऐसा सीरियस अभी तक नहीं पाया गया है। इंग्लैंड ने भी इस पे काफ़ी रिसर्च किया, पुर्तगाल और सब जगह केसेज़ आए, अमेरिका में भी 14 केसेज़ आए, लेकिन इसमें से कोई भी केस सीरियस नहीं हुआ है। तो हमें इस पे अभी से तैयारी करनी चाहिए, जैसा बाकी पैनलिस्ट ने बताया है। हमें कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से ध्यान दें। अगर हम दोनों वेव की बात करें तो सबसे बड़ा विजय यही रहा है जिन्होंने प्रिकॉशन ज़्यादा लिया है। हुँ, सेकेंड में वैक्सीनेशन आती है और जिस गति से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है जैसे एस्ट्राजेनेका ने भी बोला है कि 60% एफिकेसी इसमें है हुँ, डेल्टा प्लस से भी। तो मुझे लगता है कि इसमें हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, लेकिन सावधानी बहुत ज़्यादा रखनी है। हुँ। हालाँकि आईसीएमआर सर ये कह रहा है कि अभी 7 से 10 दिन हमको इंतज़ार करना होगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये जो वैक्सीन है ये कितनी कारगर है। एक और बड़ी चिंता की तरफ मैं आप सभी का ध्यान खींचना चाहूँगी, क्योंकि कल जब महाराष्ट्र के मेडिकल टास्क फोर्स के जो डॉक्टर हैं उदय कुलकर्णी, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि अब ये वाटरबॉर्न होने वाला है। सर, अब ये कितना बड़ा खतरा हुआ? क्योंकि हमने पिछले दिनों भी देखा, गुजरात से साबरमती से कुछ सैंपल्स लिए गए थे, 25% संक्रमण उस पानी के अंदर, उस सैंपल के अंदर मिला था। वहां पर भी कई तालाबों में, यहां तक कि लखनऊ में भी कुछ सैंपल्स लिए गए थे, वहां पर भी कोरोना वायरस मिला है पानी में। अब अगर ये वाटरबॉर्न होता है तो सर ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है? देखिए, अगर वाटर बॉर्न या एयर बॉर्न की बात करें तो ये काफ़ी खतरनाक होगा, क्योंकि हम्म, ये काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड करेगा। फिर किसी का भी बचना इसमें मुश्किल होगा। इन्फेक्ट हम्म, तो सभी होंगे। हम्म, इसके बाद फिर ये डिपेंड करेगा कि वो वैक्सीनेटेड है कि नहीं। ये डिपेंड करेगा कि वो कोमॉर्बिड है या उसकी इम्यूनिटी कैसी है। तो अगर ये सही में निकल के आता है कि वाटर बॉर्न है, तो हम्म, ये काफ़ी चिंताजनक होगी। हम्म, हमें काफ़ी सावधानी बरतनी है और इसमें काफ़ी प्रयास करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स लेने हैं। इसमें हमें 10 दिनों के बाद जो बता रहे हैं कि हमें एक विस्तृत रिपोर्ट आएगी और हम्म, फिर हम बता सकेंगे कि कैसे रिपोर्ट्स होते हैं। ये हम्म, इनिशियल रुझान है जिसमें हम हम्म, 40 या 50 केसेस जो इंडिया में आए हैं, तो हमें अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर रविंद्र मेहताब, क्योंकि मेडिकल टास्क फोर्स के मेंबर ये भी कह रहे थे, डॉक्टर उदय कुलकर्णी, कि अभी तो नए नए वेरिएंट आएंगे, लेकिन अगर ये वाटरबॉर्न हो सकता है, अगर वाटरबॉर्न कोरोना का संक्रमण फैलता है, तो ये कितना खतरनाक होता है, कितना खतरनाक हो सकता है सर आपकी नजर में? देखो, ये वाटर बर्न की कहानी तो शुरू से चल रही है। जब हमने जी। शुरू में कोरोना की बात की थी तो हम इतना डर रहे थे कि ये फोमाइट्स अर्थात के सरफेसेस से फैलेगा, इसलिए इतना सैनिटाइजेशन हुआ वगैरह वगैरह। एक साल के बाद डब्ल्यूएचओ और हम सब ने महसूस किया कि ये तो कुछ ऐसे होता है नहीं, ये एयरबॉर्न है। और ये लास्ट पूरा वेव एरोसॉल एरोसॉल अर्थात एयरबॉर्न अर्थात हवा में जो अटके पार्टिकल्स, उसी पे ये हुआ है। हम्म, तो मेरा ख्याल है ये वाटरबॉर्न एक थियोरी है जो पिछली बार बार रिपीट हो रही है, पर आमतौर पर रेस्पिरेटरी वायरस अभी तक जो आए हैं वाटरबॉर्न नहीं रहे हैं। तो इसका एक अनुमान है कि ये डेटा है, मेरे ख्याल है डेटा पे जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक डेटा कोई भी रेस्पिरेटरी वायरस के लिए वाटरबॉर्न है नहीं। और बाई चांस पे अगर हुआ तो वाटर, ये सारी चीजें तो उबालने से चली जाती हैं, ये हम्म, तो अच्छी तरह डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। हम्म, तो मेरा ख्याल है इतने ये उसकी ये ट्रांसमिशन इतनी डरने की बात नहीं है, जितना ये हम्म, है कि ये वेरिएंट्स कर क्या रहे हैं देंगे। इसके पास कोई बेसिक टूल्स हमारे पास हैं क्या? अलग अलग नाम हम डिस्कस करते रहेंगे प्रोग्राम्स पे, पर किंतु इन बेसिक टूल्स कौन से होंगे जो हम 3-4 लगा सकते हैं, जो हर एक वेरिएंट के लिए काम करेंगे? और जैसे हम मेरे पैनलिस्ट ने कहा है, एक ऐसे कैसे हो सकता है कि हम इनको जल्दी पकड़ें, ताकि इनका जो हम्म, ट्रांसमिशन है, इनका जो फैलना है, इनको जल्दी डिटेक्ट करके ये रोक लें, तभी जाके हम्म, कुछ होगा। और लास्टली वैक्सीन, ये वैक्सीन साइंस सबसे बड़ा हमारे पास हथियार है। ये कितना काम कर सकता है आगे के वेरिएंट्स के लिए, मेरे ख्याल है सारे साइंटिस्ट और वैक्सीनोलॉजिस्ट यही ढूंढ रहे हैं, हम्म, ताकि वंस एंड फॉर ऑल एक ऐसा सोल्यूशन मिले जो इनके जो वायरस के वेरिएशन के लिए कॉम्पनसेट कर सके। हम्म, तो मेरा ख्याल है ये वेरिएशन और ये जो म्यूटेंट्स हैं आने वाले हैं, इसके अगेंस्ट स्ट्रेटजीज थोड़े बड़े ब्रॉड इंक्लूसिव करने होंगे। हम्म, लोगों का रोल कम नहीं होने वाला। हम्म, ट्रांसमिसिबिलिटी के लिए लोग और गवर्नमेंट को साथ में काम करना होगा। हम्म, और साथ साथ हमें ये जवाब मिलेंगे साइंस के साथ कि कौन से एक्चुअल इन्फेक्टिव हैं, कौन से फैलने वाले हैं, कौन से लीथल है और कहाँ से
ये ट्रांसमिट होने वाले हैं। तो ये सब सवालों का जवाब मिलेगा तो ये पूरा साइंस आगे बढ़ेगा और थोड़ा डर कम होगा कि इनके साथ क्या होने वाला है। डॉक्टर रजनीश, क्या वाटर